रोटेशनल मोशन का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या रोटेशनल डायनामिक्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का एक बेसिक वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया वो ऑलमोस्ट 11th में हो चुका है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरा नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल्स बता देता, ध्यान दो। ये है न्यूक्लियस एंड ये है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे एक फोर्स है, दैट फोर्स इज electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons which is directed towards the center। इसीलिए इस फोर्स को नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को नाम दिया है एंड दैट एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AR। रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज अलोंग द रेडियस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सपोज दिस इज सन, ठीक है। तो रेड बना दी हमने, ये है सन, ठीक है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये है अर्थ और ये है सन। तो यहां पे भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा। इसके बिना याद रखना, इस फोर्स या इस एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है कि यही वो एक्सेलरेशन है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यानी कौन सा मोशन? सर्कुलर, ठीक है। तो यहां है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। फिर हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था, ये है स्ट्रिंग, यहां पे है स्टोन, ये है स्टोन, दिस इज द स्ट्रिंग। तो ये स्टोन सर्कुलर मोशन में घूमेगा और धागे में फोर्स है दैट इज कॉल्ड P यानी टेंशन, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल में हमने देखा कि जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ रिवॉल्विंग राउंड या कोई भी प्लैनेट हो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, या मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो भी ले सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ले सकते हैं। स्ट्रिंग एंड स्टोन, स्टोन इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड वी आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर मोशन। तो धागे में रहेगा टेंशन, जब तक ये टेंशन बैलेंस कर रहा तब तक ठीक है। जैसे ही जो फोर्स है या स्ट्रिंग है ब्रेक हो गया, द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली विद वेलोसिटी v। तो एक दो तीन एग्जांपल हो गए, एक और ले सकते हैं, याद रखना दिस एक्सेलरेशन या दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। यानी क्या परफॉर्म हो रहा? सर्कुलर मोशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ध्यान रखो। एक बार ये देख लो, एक और एग्जांपल बताता, फिर इसके इक्वेशन हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के 11th में डिराइव कर चुके हैं, तो वो देखेंगे। ये नोट कर लो तब तक। ठीक है ना, ये हटा था, ये याद रखना है डायरेक्शन के लिए। अब मान लो कोई व्हीकल है, जैसे कार है, इट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, ठीक है। सर्कुलर टर्न लेने के लिए भी एक फोर्स होना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर टर्न ले रहा है अपन टू व्हीलर पे और रेती है, बारीक बारीक गोल दाने रहते हैं ना रेती के, टायर और रोड के बीच में वो रेती के दाने आ गए, ठीक है। ये टायर और वो रेती के दाने और ये रोड है।
तो हमारा टायर का कांटेक्ट अब रोड के साथ नहीं हो रहा। तो तुम लोगों ने देखा होगा रेती पे जब गाड़ी चलाते या टर्न ले रहे तो गाड़ी स्लिप होती कभी कभी या थोड़ा सा वॉबल हो जाती, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि क्या नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन। तो जब ये हम डिटेल में लेंगे अभी, तो अभी हम डायग्राम रफ निकाल रहे हैं। तो जब कोई व्हीकल टर्न ले रहा, so there will be a force of friction which is directed towards the center। तो कोई भी बॉडी, अगर बोलने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी ले लो, एग्जांपल सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म हो रहा, तो देयर शुड बी अ फोर्स which is directed towards the directed towards the center of the circular motion। तो एक फोर्स रहेगा which is directed towards the center of the circular motion। उस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। यही वो फोर्स है, या ये है, या ये है, या ये है। Force is directed toward the center, due to which the body is bounded and it is performing circular motion and direction is changing at every point। That force is called centripetal force। याद रखना, this force is necessary for performing circular motion। circular motion के लिए ये force necessary है। इस force के बिना आप circular motion perform नहीं कर सकते। एक चीज ये याद रखना पहले। What is centripetal force? It is the force directed towards the center along the radius। along the radius, हाँ, directed towards the center along the radius। अगर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? Directed towards the center along the radius, which is responsible या which is necessary for performing, responsible बोलो या necessary बोलो, for performing circular motion। That force is called centripetal force। If there is a force directed toward the center, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। देयर इज एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन वही, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, इक्वेशन लिखते। और याद रखना, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये जो पॉइंट्स बता रहा, वो फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखना। जितने भी फोर्स के एग्जांपल लिए हैं, ये सब है कौन से फोर्स है? रियल फोर्सेस। याद रखो, रियल फोर्सेस है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियल फोर्स, ये रियल फोर्स, ये रियल फोर्स, फ्रिक्शन रियल फोर्स, तो ऑल आर रियल फोर्सेस। सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फोर्सेस। देखो इक्वेशन लिखना बाकी है, वो लिखते हैं। तो याद रखो, ये फोर्स नेसेसरी है परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड जितने भी फोर्स है ये सब रियल फोर्सेस हैं दैट एग्जिस्ट इन नेचर। नोट डाउन कर लो। एग्जांपल्स याद रखना, उसमें शायद नहीं है नोट्स में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर एग्जांपल हम लोग बताइए सब, तो याद रखना। ये 11th में भी हुए सारे एग्जांपल, क्योंकि ये 11th में है इसलिए 12th में नहीं है। 12th में डायरेक्ट इक्वेशन ली है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो एग्जांपल भी नहीं है, खाली इक्वेशन दी है डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशन और एग्जांपल्स हो चुके हैं 11th में। तो 11th में अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। पहले ही वीडियो मैंने बोला था, ये चैप्टर शुरू करने से पहले वो मोशन के 8, 9, 10 वाले वीडियो देख लें। कोनिकल पेंडुलम तक, कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन फिर से है अभी हम लोगों को, वो भी हम लोग लेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो। इक्वेशन लिखते फिर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। कॉम्पिटिटिव वालों ने वेक्टर्स सॉल्व करना शुरू कर देना है। जैसे मैंने बताया, एक सैंपल वीडियो डाला ही था, उसमें मैंने आप लोगों को 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए भी है कि कैसे आप लोगों को करना है अकाउंट बुक में। तो वैसे ही आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो देखेंगे हम लोग कि डिफिकल्टीज लेना कैसे है। तो इक्वेशन लिख रहा, ये हटा रहा। देखो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के 3 इक्वेशन डिराइव किए थे, देख लेना एक बार। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, एक था V ओमेगा। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वेशन है। 11th में हमने ये लिए हुए हैं, देख लें।
आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी ओमेगा, ठीक है। v is the linear velocity, omega is the angular velocity, r is the radius. now अगर किसी ने पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम f से डिनोट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, सो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके भी तीन इक्वेशन बनेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन तो r ओमेगा स्क्वायर, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन v ओमेगा। तो ये तीन इक्वेशन है देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। क्या है देखो F, ये इक्वेशन है, सिर्फ सामने m लगा दिया क्योंकि हम फोर्स का इक्वेशन क्या लेते हैं, फादर इज इक्वल्स टू मा, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू ma मा, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा याद रखने के लिए, नहीं तो किसी को बोलेंगे फोर्स का इक्वेशन क्या है, तो फादर इज इक्वल्स टू मा, ऐसे बोलना नहीं बेटा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो फोर्स, मास ये एक्सेलरेशन, ये मास ये एक्सेलरेशन, फिर ये मास और ये एक्सेलरेशन। तो ये याद रहे, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए फिर आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। याद रखना दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल और इट इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन याद रखो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। विदाउट दिस फोर्स द बॉडी विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। पता है जैसे टेंजेंशियली चला जाएगा विद वेलोसिटी v, ये ध्यान रखो। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही, फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो डायरेक्शन किसी की वजह से चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा एक्सेलरेशन था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो नोट डाउन करो, ये मिटा रहे अब, सेंट्रीपिटल का हो गया पूरा। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तुम लोगों का एक बार ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेने वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेने से पहले इसको एक बार थोड़ा साइड पे रखते हैं, इधर ध्यान दो, एक बार बता देते हैं। हुआ है तुम लोगों को ये न्यूटन्स लॉ, क्या काम आएगा वो देखते हैं। ये चैप्टर में इनर्शिया का काम है आगे भी, इसलिए एक बार थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, अब हमारे को लेना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम इसको एक बार साइड में रखते हैं, बाद में लेंगे। पहले न्यूटन्स लॉ समझ लो। तीन लॉज है। फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। सिंपल है। एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल, मतलब जब तक तुम लोग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यानी जैसे किसी ने मेरे पास बॉल थ्रो किया, अगर मैं उसको कैच नहीं करूं, जाने दूं, तो वो मोशन में रहेगा। पर अगर मुझे कैच करना है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। या थ्रो करना है तो बॉल पड़ा है नीचे, रेस्ट में है, मैं उठाऊंगा नहीं, थ्रो नहीं करूंगा तो वो अपने आप जाएगा क्या, नहीं। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक आप क्या नहीं लगाते, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि बैलेंस फोर्स जब लगाते हैं हम लोग तो शेप चेंज होता है, याद रखना। इसको हटा ही देते एक बार, बाद में लिख लेंगे। तो फोर्स है दो टाइप के, जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। ये अलग से लिख लेना बेटा, सर्कुलर मोशन में मत डालना, तो ये ध्यान रखना है। तो फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। जैसे हम लोग टूथपेस्ट स्क्वीज कर रहे हैं,
तो हम कैसे फोर्स लगाते? बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स से बॉडी का क्या चेंज होता? शेप। इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी का शेप चेंज होता। जैसे हम आटा लेते, डफ रोटी बनाने के लिए, उसका एक स्फीयर बनाते और फिर उसको दबाते, यानी दोनों तरफ से जब दबाएंगे तो वो डिस्क बन जाता, फ्लैट हो जाता। एक ही हाथ से आप या हाथ पे रखा है उसको डिस्क बना सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उनको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस ओनली प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस ओनली प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्सेस है ऐसे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अभी आपने का, वो याद रखो। ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, सो वी कैन से F1 इज इक्वल्स टू F2। इन्हीं को बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। याद रखना, बैलेंस फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लगाते तो वो सिर्फ शेप चेंज करेगा। अनबैलेंस फोर्स, टग ऑफ वॉर जैसे, एक तरफ फोर्स ज्यादा, एक तरफ फोर्स कम, तो जो फोर्स ज्यादा है सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सीलरेशन। तो बैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन का मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वही अभी अपन ने यहां बोला, फोर्स लगाएंगे तो ही बॉडी मोशन में आएंगी या मोशन वाली बॉडी रुकेंगी, यानी वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। देख लो एक बार, फोर्स हम अभी दो इसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। दो फोर्स, जैसे बलून लिया हाथ में और उसको दोनों तरफ से प्रेस किया तो उसका क्या चेंज होता? शेप। तो जब आप बैलेंस फोर्सेस लगाएंगे, they will change the shape of the body, acceleration produce नहीं होगा। These balance forces होने चाहिए equal in magnitude, opposite in direction, and they should be acting on the same line. They are acting on the same line। ये देखो डॉटेड लाइन से बता रहा है, ये एक ही लाइन पे दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दिख रहा ना? ठीक है, तो याद रखो ये बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। तो फर्स्ट इसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम अनबैलेंस यूज कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ, फिर से स्टेटमेंट सुनना और लिख लेना एक बार, वही याद रखना, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है? शेप ऑफ द बॉडी। और अनबैलेंस फोर्स से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं या वेलोसिटी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन में वो मोशन में रहेगी। कब तक? until and unless an external unbalanced force acts on it। जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक जो बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये बॉटल यहाँ रखी है, ये बोलेंगे यार बहुत देर से यहाँ पड़ी, वो थोड़ा सा घूम के आती, ऐसा होगा क्या? नहीं, ठीक है। जो जहां रखी है वहीं रहेंगी, रेस्ट में रहेंगी। बॉल रोल करो ग्राउंड पे, तो अपन ने पढ़ा है बचपन में ये सब, कि अगर आप बॉल को रोल कर रहे हैं ग्राउंड पे तो बॉल रोल होता जाएगा, पर हमने देखा है थोड़ी देर बाद रुक जाता। क्यों रुक जाता? बिकॉज अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन हटा दे हम लोग तो एक बॉल रोल करो तो वो कंटिन्यूअसली रोल होता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक? until and unless an external unbalanced force acts on it। अब पूरा एक बार ध्यान से समझो फिर आगे चलते हैं। Every body remains in the state of rest or of uniform motion unless and until an external unbalanced force acts on it। Unless and until external unbalanced force acts on it। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि फर्स्ट लॉ पर से ही हम डेफिनेशन लिखेंगे। इनर्शिया, फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? सिंपल लॉजिक समझना। अब ध्यान दो, ये दिख रहा, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और हल्का है एकदम, इसका मास कम है, रबर है, देखो ये ग्रीन कलर का रबर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां रखूं, ठीक है, यहां रखा है, देखो ये ग्रीन कलर का रबर मैंने यहां रखा, और मैं बोलूं कि इसको जोर से जितनी ताकत है उतनी ताकत से फ्लिक कर, जैसे हम कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को फ्लिक करते वैसे, तो ये कर दिया, जोर से फ्लिक कर दिया बिना डरे, क्योंकि अपने को पता है उसका मास कम है, ठीक है। अब उसकी जगह अगर कोई हम हेवी ऑब्जेक्ट ले, जैसे ये है ताला, ये हैवी है, हम इससे भी हैवी ऑब्जेक्ट लेंगे, समझो 5 kg का एक वेट ले लिया, ये एग्जांपल के लिए ले रहे, इसको रख दिया और बोला कि जितनी ताकत से आपने उस रबर को फ्लिक किया था उतनी ताकत से इसको करो, तो आप एक बार सोचेंगे यार उंगली को लग जाएगी, हैवी है, मास ज्यादा है, समझ में आ रहा है इनर्शिया का लॉजिक समझना। तो पहले वो रबर भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में है, तो जब मैं रबर को मारा तो उसने मेरी उंगली पे भी थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा, क्योंकि मैंने उस पे फोर्स लगाया तो उसने भी मेरे पे फोर्स लगाया, ये भी आप लोगों को हुआ है न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैंने फोर्स लगा पे उस पे एक्शन किया, इन टर्न वो मेरे पे क्या करेगा, रिएक्शन, बट उसका मास कम था तो रिएक्शन भी कम था, अपोजिशन कम था, बट इसका मास ज्यादा है, इसका अपोजिशन भी ज्यादा होगा, तो अगर मैं इसको जोर से मारूं तो मेरी उंगली को भी लगने वाला है, क्योंकि जितना मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, जितना मैं इस पे एक्शन करूंगा, इतना ही वो मेरे पे रिएक्शन करेगा, और इसका मास ज्यादा है इसीलिए इसका अपोजिशन भी ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने धावा-धोबी खेले होंगे बचपन में, स्कूल में खेले होंगे या लगोरी खेले होंगे मे बी, तो हम प्लास्टिक का बॉल यूज करते, वो भी ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, ऐसा देखते हैं हम लोग, सॉफ्ट बॉल यूज करते, या फिर वो टेनिस वाला बॉल या रबर का बॉल यूज करते। हम सीजन बॉल जो क्रिकेट वाले यूज करते, कड़क बॉल, उससे धावा-धोबी या लगोरी खेल पाएंगे, क्योंकि जिसको फेंक के मारे या गोल पत्थर दे दो इतना बड़ा शॉटपुट जैसा और बोलूं इससे धावा-धोबी खेलो, नहीं खेलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर धावा-धोबी खेल रहे, प्लास्टिक का बॉल लग भी गया तो ज्यादा जोर से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा समझो, ये बॉल आ रहा मेरे पास, जो टेनिस बॉल है समझो, सॉफ्ट रहता थोड़ा सा, ये मेरी तरफ आ रहा, मेरे सर पे लगा, ठीक है, तो वो जा रहा था एक डायरेक्शन में, मैंने बीच में सर डाल दिया, ऐसे ही समझो ना, मैंने बीच में सर डाल दिया, तो मैंने उसको फोर्स लगाया रोकने के लिए, तो मैंने उस पर एक्शन किया तो वो भी मेरे सर पे क्या करेगा, रिएक्शन, पर उसका मास कम है, वही मैं बोल रहा, बार बार मास वर्ड आ रहा, तो मास वर्ड हम यहां लिख लेते, उसका मास कम है, टेनिस बॉल का मास कम है, इसीलिए हमारे सर पे उसका जो अपोजिशन है वो भी कम रहेगा। अगर वही क्रिकेट वाले जो बॉल यूज करते, कड़क सीजन बॉल बोलो या लेदर बॉल बोलो, जो भी आप बोल रहे होंगे, वो अगर आके सर पे लगा तो बहुत जोर से लगने वाला है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो हम उसको रोक के फोर्स लगाएंगे तो वो भी हमारे पे फोर्स लगाएगा, तो डेफिनेटली उसका अपोजिशन बहुत ज्यादा रहेगा। ये हमारे को अंदर मालूम है कि वो बॉल बहुत जोर से लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वो भारी है, हम बोलते हैं ऐसा, पर उसी को दूसरा नाम है इनर्शिया। हम जो वर्ड मास यूज कर रहे हैं उसी का दूसरा नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को मास बोलो या मास को इनर्शिया बोलो, एक ही बात है, समझा तो कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं, ये दोनों सेम है, इनर्शिया इज मास और वी कैन से मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया, समझ में आ रहा है, पक्का ध्यान में आ रहा है। देखो फिर से वो एग्जांपल समझ में आया, इसीलिए देखो जब वो क्रिकेटर खेलते तो वो हेलमेट वगैरह या नी गार्ड, एल्बो गार्ड सब पहन के खेलते, क्योंकि उनको पता है एक तो स्पीड से आ रहा और मास ज्यादा है, अगर लग गया तो बहुत जोर से लगेगा। और टेनिस बॉल खेलते समय कोई गार्ड की जरूरत नहीं है, ना हम हेलमेट पहनते, ना नी गार्ड, ना एल्बो गार्ड, कोई गार्ड हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे को पता है लगा तो भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट है और उसका मास कम है, ठीक है।
जैसे हमने रबर का एग्जांपल लिया, तो ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल था, बॉल हमारी तरफ मूव होके आ रहा था, हम उसको रोक रहे थे। अब ये जो एग्जांपल था, ये रेस्ट में है बॉडी, इसको मोशन में लाना है, क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। ये हमने फोर्स लगा दिया तो ये काय में आ गया? मोशन में। मास कम था, हमने फोर्स लगाया, उसने अपोज किया, बट मास कम होने की वजह से उसका अपोजिशन कम था, यानी इनर्शिया कम था। उसको मोशन में लाने के लिए हमने फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स था, पुश किया, हम लोगों ने पुश किया उसको। उसी जगह अगर इतना बड़ा स्टोन लाके रख दूं और बोलूं आप पुश करो, करेंगे क्या? नहीं। फुटबॉल है, आप कैसे जोर से आके किक कर देते उसको फटाक से। क्यों किक कर सकते? क्योंकि आपको पता है उसका मास कम है। उसकी जगह पे मेटल का बॉल रख दो उतना बड़ा और बोलो आप किक करो उतनी फोर्स से, आप नहीं करेंगे। रुके हुए बॉल को मोशन में लाना है, किक करके क्या लगाना है? फोर्स। सादे बॉल को आप लगा सकते हैं, बट अगर मैं बोलूं मेटल का बॉल है और उस पर वो फोर्स लगाओ सेम, आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को जो मोशन में है और उसको काय में लाना है? रेस्ट में, या बॉडी रेस्ट में है और उसको काय में लाना है? मोशन में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? दोनों भी जगह अनबैलेंस फोर्स। पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ नहीं? दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एक और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, साइकिल आपकी पंक्चर हो गई, ठीक है, हवा नहीं है उसमें, आप लोग अभी वो रेस्ट में, आप फोर्स लगाएंगे और उसको धक्का मार के पंक्चर वाले की दुकान तक ले जाएंगे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आराम से आप धक्का मार के ले गए उसको। मान लो आपके यहाँ ट्रक है और उसका टायर पंक्चर हो गया, तो आप ट्रक को धक्का मार के पंक्चर वाली दुकान तक लेके जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अब मास बहुत ज्यादा है, और मास बहुत ज्यादा है तो आपको फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपोजिशन यानी इनर्शिया और वी कैन से मास ज्यादा है। तो याद रखो, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा, ये जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें बॉडी काय में? ट्रक रेस्ट में, हमको काय में लाना है? मोशन में, तो हम क्या लगाएंगे? अनबैलेंस फोर्स। बट अनबैलेंस फोर्स लगाते समय याद रखना है कि इनर्शिया पे सब कुछ डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इनर्शिया मिलेगा उतना ही बॉडी क्या करेगी? अपोज। तो आप अकेले साइकिल को धक्का मार के ले गए, आप अकेले ट्रक को धक्का मार के वहां तक ले जा सकते क्या? नहीं, क्योंकि जब आप उसको फोर्स लगाएंगे तो वो भी बॉडी आप पे फोर्स लगाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। उसका मास ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका अपोजिशन भी ज्यादा होगा, यानी इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? इनर्शिया का लॉजिक समझ में आया? देख लो एक बार, सोचो इसको। तो जो फोर्स हम लगाएंगे बॉडी को मोशन में लाने के लिए या बॉडी को रोकने के लिए, वो डिपेंड करेगा मास पे यानी इनर्शिया पे। क्योंकि जितना ज्यादा उस बॉडी का मास है उतना ही ज्यादा वो बॉडी क्या क्रिएट करेगी? अपोजिशन। तो इनर्शिया की डेफिनेशन सुनना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जैसी है। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के लिए बोल रहे हैं हम लोग, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। मैं फोर्स लगा रहा, मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काउंट किया था मैंने, अब हम बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं। Inertia is the tendency, इतना definition, tendency of a body to oppose, opposition, tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion. Tendency फर्स्ट लॉ जैसा ही है। यहां हमने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगी, मोशन में है तो मोशन में रहेंगी। कब तक? जब तक आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। हम यहां बोल रहे हैं बॉडी के लिए कि आप अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करेगी, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, और वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। फिर से एक बार डेफिनेशन लिख लो, फिर एक और एग्जांपल बताता। इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी oppose any change. It is the tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion. Tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion is called inertia. तो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। अगर तुमने उस पर फोर्स लगाया तो वो अपोजिशन क्रिएट करेगी, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया, और वो काय पे डिपेंड करेगा? मास पे।
अब आप लोगों ने देखो सुमो रेसलर अगर देखे होंगे तो वो दुबले पतले रहते क्या? एकदम नहीं, उनका काम ही वही रहता, खाओ अपना एक्सरसाइज जो करनी है करो, सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, ट्रेनिंग करते रहो। तो वो दिन भर यही करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना मास इंक्रीज करना है। मास इंक्रीज करना है मतलब क्या इंक्रीज करना है? एनर्जी। सुमो जो पहलवान है वो ऐसे पांव रख के ऐसे स्टेडी खड़े हो जाते हैं। अगर आप में से कोई जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो जाके अगर उनको धक्का मारने की कोशिश करेंगे तो आप उनको गिरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उनको फोर्स लगाएंगे तो उनकी बॉडी का मास ज्यादा है, तो उनकी बॉडी को आपको धक्का मार के गिराने के लिए डेफिनेटली फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना है, यानी उतना ही ज्यादा वो बॉडी मतलब हमारे को क्या कर रही है? अपोज। दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसीलिए देखो सुमो पहलवान रिंग रहती उनकी गोल ऐसे, उनका मेन एम रहता कि धक्का मार के सामने वाले को वो रिंग के बाहर निकालना है। अब दुबले पतले रहेंगे तो आराम से धक्का मार के एक दूसरे को बाहर निकाल देंगे, तो वो वेट बढ़ाते अपना, मास बढ़ाते अपना, ताकि इनर्शिया बढ़े यानी अपोजिशन बढ़ेगा। कोई उनकी बॉडी पे फोर्स लगाए तो उस आदमी को, सामने वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको गिराने के लिए। तो हम वही बोल रहे हैं, ये और ये, ठीक है? इनर्शिया बॉडी के लिए बोल रहे हैं, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है? इनर्शिया फिर से सुनना, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एंड इनर्शिया इज नथिंग बट मास। इसका मतलब जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेंगी, उसी को हम बोल रहे हैं इनर्शिया। बट जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेगी, एंड दैट अपोजिशन इज इनर्शिया। और वो काय पे डिपेंड करेगा? मास पे। समझो आपका दोस्त साइकिल पे आ रहा है, वो काय में है? मोशन में। आप किस तरफ आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो आप हिम्मत करके कैसे तो भी या ऐसा करेंगे कि उसके हैंडल को पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे, या वो थोड़ा सामने निकलने देंगे उसको, कैरियर को पकड़ के आप उसको रोकने की कोशिश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइकिल से एक्सीडेंट हो भी गया तो ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मास कम है। तो साइकिल पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो वो भी मेरे पे फोर्स लगाएंगी, वो ऑब्जेक्ट जो आ रहा मेरी तरफ, इनर्शिया कम है, मास कम है, ठीक है? वही है वो आपका दोस्त ट्रक में आ रहा है, अब आप बीच में नहीं पड़ने वाले, ना सामने से रोकने की कोशिश करेंगे ना पीछे से खींच के रोकने की कोशिश करेंगे। क्यों? दिमाग को पता है कि उसका मास ज्यादा है, अगर मैं उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा तो उसका भी अपोजिशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम ये वाली केस में मोशन में है, उसको बॉडी को रेस्ट में लाना है, हम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, मतलब वो बॉडी अपोजिशन भी ज्यादा क्रिएट करेगी और हमारे को डैमेज होने वाला है। तो ये एग्जांपल्स याद रखो। इनर्शिया, इनर्शिया के एग्जांपल बताता, 3 टाइप की इनर्शिया है। हुए हमारे इनर्शिया से, तो ये लॉजिक याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक पहुंचेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो याद रखना किसी भी बॉडी को आप फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी आप पे वापस फोर्स लगाएंगी, यानी क्या क्रिएट करेगी? आपके फोर्स को अपोजिशन। उसी अपोजिशन को हम इनर्शिया बोलते हैं। और यहाँ पे इनर्शिया टोटली काय पे डिपेंड करेगा? मास पे। इनर्शिया विल डिपेंड ऑन मास, सो इनर्शिया इज मास और वी कैन से मास इज इनर्शिया। तो आप फर्स्ट लॉ में वही है, आपको रुकी हुई बॉडी को मोशन में लाना है। जैसे साइकिल खराब है हमारी, रुकी हुई है, रेस्ट में है, हमको उसको मोशन में लाना है। हम धक्का मार के उसको आराम से ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उसका मास कम है, कम फोर्स में भी वो मूव हो जाएंगे, अपोजिशन कम है उसका। बट अगर ट्रक खराब हो चुका है तो मैं अकेला उसको पुश करके नहीं ले जा सकता, मुझे उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, 10 लोग 15 लोग। क्यों ज्यादा फोर्स लगेगा? क्योंकि उसका अपोजिशन ज्यादा है। अपोजिशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो वो बॉडी जो रेस्ट में है उसको अगर आपको मोशन में लाना है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया पे, यानी काय पे डिपेंड करेगा? मास पे। और न्यूटन सेकेंड लॉ में हम वही बोलते हैं, इक्वेशन लाना है ये, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास और एक्सीलरेशन, और मास पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है? याद रखो ये, तो इनर्शिया की डेफिनेशन याद रखो, ये बाद में भी काम आएगा हमें। 3 टाइप की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, जो हम अभी तक बोल रहे हैं, दोनों चीजें आ गई। एंड थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में हमारे काम आएगा अभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक समझा था, फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। According to Newton's first law, every body remains in the state of rest or of uniform motion unless and until an external unbalanced force acts on it. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। अब कितना फोर्स लगाना है वो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे, उस बॉडी पे। मैंने पहले बताया साइकिल खराब हुई, एक इंसान भी धक्का मार के उसको लेके जा सकता। ट्रक खराब हुआ तो वही एक इंसान उसको धक्का मार के लेके नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो उसको फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी मूव होंगी नहीं, मैं नहीं मूव होंगी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उनके नखरे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस नखरे को हम बोल रहे हैं, नाम दिया है इनर्शिया। तो आप जब ट्रक को पुश करेंगे तो मास ज्यादा है, नखरे भी ज्यादा है, तो आपको उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 लोग 15 लोग। वहीं पे अगर ट्रक फुल्ली लोडेड है रेती वगैरह से या स्टोन से या और कुछ हैवी ऑब्जेक्ट से, तो फिर 10-15 लोगों में भी काम नहीं होगा, फिर आपको 20-25 लोग लगाने पड़ेंगे उसको मूव करने के लिए, क्योंकि मास और बढ़ गया तो नखरे और बढ़ गए, मतलब अपोजिशन बढ़ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स लगाएंगे उसको मोशन में लाने के लिए या रोकने के लिए, तो कितना फोर्स लगाना है ये डिपेंड करेगा इनर्शिया पे, मास पे। क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही आपको वहां से अपोजिशन मिलने वाला है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर से एग्जांपल बता रहा हूं, हुआ है पहले बस का एग्जांपल। बस रुकी हुई है, हम बस में बैठे हैं, हमारा लोअर पार्ट है ये जो बस के सीट के कांटेक्ट में है, ठीक है। बस वाले ने एकदम से बस शुरू कर दी, तो लोअर पार्ट जो है जो बस के कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ आगे चला गया, बट अपर पार्ट जो हेड है ये, इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो वही रह गया। तो हमको कौन सा जर्क लगता? बैकवर्ड जर्क। कौन सा जर्क लगता? बैकवर्ड जर्क। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर जो बस के कांटेक्ट में नहीं है वो वही रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, इनर्शिया, ठीक है, समझ में आ रहा? तो लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ आगे चला गया, हेड ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये लोअर पार्ट आगे चला गया, तो हमको कौन सा जर्क लगा? बैकवर्ड जर्क। कौन सा जर्क लगा? बैकवर्ड जर्क। टू व्हीलर में हम बैठे, हमारा ध्यान नहीं, हम इधर उधर देख रहे हैं सब, तो सिग्नल पे थे समझो, तो जो ड्राइव कर रहा उसने एकदम से स्पीड बढ़ा दिया, रुके हुए थे और एकदम से चालू कर दिया, तो होता हम थोड़ा सा ऐसा पीछे हो जाते, हमको कौन सा जर्क लगता? बैकवर्ड जर्क। ये इसका एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। वही एग्जांपल है, ध्यान दो। अब पूरी की पूरी बस मूव हो रही, देखो ये पूरी की पूरी बस मूव हो रही, तो लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में वो भी मूव हो रहा है और अपर पार्ट भी। बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में वो रुक गया, अपर पार्ट जो फ्री है इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। तो जो मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, जो बस के कांटेक्ट में है लोअर पार्ट वो रुक गया, बट अपर पार्ट ने अपना मोशन कंटिन्यू किया, इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो हमको कौन सा जर्क लगेगा? फॉरवर्ड जर्क। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी ने अपना मोशन कंटिन्यू किया, इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। ड्राइव कर रहे टू व्हीलर में और एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो हम होता ना सामने उस पे गिर जाते, उसी को बोलते फॉरवर्ड जर्क। लोअर पार्ट बाइक के साथ रुक गया, अपर पार्ट ने अपना मोशन कंटिन्यू किया इनर्शिया की वजह से और जाके सामने कोलाइड हो गया। इसीलिए फिर से देखो, जो सीट बेल्ट है उसका लॉजिक वही है, सीट बेल्ट लगा के रखो। अगर कार एकदम से रुकी या उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में भी कार टकराई किसी चीज से, एकदम से रुक गई, तो जो ड्राइवर है या जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं वो जाके सीधा आगे टकराएंगे। इसीलिए सीट बेल्ट का यूज करते हैं ताकि हम रुके हुए रहे, आगे नहीं जाए। उसके बाद जो व्हील्स रहते हैं ड्राइवर के पास, उसमें एयर बैग लगी हुई रहती है। अगर अच्छी गाड़ी ले रहे हैं हम लोग तो उसमें एयर बैग रहती है, जैसे ही झटका लगेगा तो हो सकता कि ये थोड़ा सा लूज हो या हमने अच्छे से नहीं बांधा है बेल्ट, तो सर जाके हैंडल से टकरा सकता।
तो वहां पे सामने व्हील में बीच में एयर बैग रहती, जैसे ही डैश फील होता, मोशन रुकने का उसको सेंस मिलता, एकदम से अचानक स्पीड कम हो गई तो वो एयर बैग खुल जाती। एयर बैग खुल जाती तो हमारा सर उस एयर बैग में टकराएगा, व्हील में टकराने की जगह, तो चोट नहीं आएगी। समझ में आ रहा? इसीलिए अगर आप अच्छी कोई गाड़ी ले रहे तो उसमें एयर बैग्स लगे हुए रहते हैं। तो ये हो गया। तो फर्स्ट लॉ और इनर्शिया समझ में आया होगा, देख लो। अब हम हमारा चलेंगे थर्ड वाले पे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये नोट डाउन करो इतना, और ये अलग से लिखना बेटा, सर्कुलर मोशन में मत डालना, ये अलग से रखना। इनर्शिया हमारे काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा एक बार फिर से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया। ये तुम लोगों का 8, 9, 10 में हुआ होगा न्यूटन्स लॉ, फिर भी एक बार पूरा समझा रहा, देखिए। तो अभी तो हम होमवर्क ले ही नहीं रहे, क्योंकि हम एक नोट्स ही दे रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे थे। पर आज का होमवर्क ये है कि न्यूटन्स लॉ फर्स्ट स्टेटमेंट, इनर्शिया का स्टेटमेंट, और इन सब के एग्जाम्पल जो बताए वो अपने वर्ड्स में लिख के भेजना है। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। अब वजह है थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। इनर्शिया मतलब याद रखो, किसी बॉडी को आप जब फोर्स लगाएंगे, आपको पता है अब छोटा सा स्टोन आपको उठाने को बोला तो आप ऐसे उठा लेंगे आराम से। 100 kg का ऑब्जेक्ट आप उतने आराम से उठा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो आप जब उसको उठाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का अपोजिशन भी ज्यादा है, तो आप उसको नहीं उठा पाएंगे उतने ही फोर्स में, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो जो बॉडी हमारे लिए अपोजिशन क्रिएट कर रही, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो वो स्टोन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक? जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। डिपेंड्स ऑन मास। देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मिटा ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का लॉजिक समझ जाओ। अब हम 4 व्हीलर में व्हीकल में, और हम टर्न ले रहे हैं, ये रोड है, हम टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न, ठीक है, ध्यान दो। ये हूँ समझो मैं, ठीक है। तो बॉडी सर्कुलर मोशन पर परफॉर्म कर रही है, तो फिलहाल मेरी जो डायरेक्शन है वो है टेंजेंशियल, वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा। जैसे हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया, इनर्शिया ऑफ मोशन बताया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस यहाँ था कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और बॉडी मोशन में है तो मोशन में। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बॉडी विल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन। तो इन दोनों में भी फॉरवर्ड जर्क में और बैकवर्ड जर्क में ये याद रखो। अब ये देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ध्यान रखो। वही एग्जांपल, ये है बस का लोअर पार्ट, ये है हमारा लोअर पार्ट, सॉरी ये है बस की सीट, ये है हमारा लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में। हम टर्न ले रहे हैं, समझो इधर, ये डायग्राम भूल जाओगे, हम इधर टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न, ठीक है। अब ये लेफ्ट टर्न हुआ, तो लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है वो तो टर्न ले लेगा ऐसे, ठीक है, बट अपर पार्ट अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा टेंजेंशियल जाने की। ठीक है, फिर से ये सीट है, ये लोअर पार्ट है, हम टर्न ले रहे हैं, यानी हम बस को ऐसे ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बस यहां से शुरू हुई, लोअर पार्ट तो टर्न ले रहा, बट अपर पार्ट अपना टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर किसी कार ने एकदम शार्प टर्न लिया है तो होता है ऐसे, हम अगर पकड़ के नहीं बैठे या ऐसे भी बैठे हैं तो अपन ऐसे दूर जाते हैं, पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। ऐसा इसीलिए हो रहा क्योंकि ये जो बॉडी है उसने अपना टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू किया, पर जो व्हीकल है वो टर्न ले रहा। तो देखो पहले हम यहां थे, अब व्हीकल की सीट जो थी पहले हमारे यहां थी, अब वो यहां आ गई, और हमारे सर ने टेंजेंशियल यानी सीधा रास्ता ट्रैवल करने की कोशिश की, ठीक है। तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जांपल बताता हूं और कुछ।
फिर से एक बार यही देखिए वापस से, फिर दूसरा एग्जांपल बताऊंगा। ये लोअर पार्ट है, टर्न ले रहे हैं हम लोग इधर, तो लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है उसने तो बस के साथ टर्न ले लिया या कार के साथ टर्न ले लिया, बट अपर पार्ट अपना टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू करेगा और ये इधर गया। तो देखो कौन सा जर्क लगा, टर्न हम इधर ले रहे हैं तो हमारा सेंटर इधर है, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। हम कहां पुश हुए, अवे फ्रॉम द सेंटर। और एग्जांपल बताता हूं, उससे देखते हैं। तो याद रखना, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ होगा कभी आप लोग देखो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसके बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं, अभी लेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो गाड़ी जब टर्न लेती, कभी कभी होता कि ड्राइवर स्पीड कम कर लेते, अगर स्पीड कम नहीं है और उसने एकदम से शार्प टर्न ले लिया तो कभी हुआ होगा कि हमको इधर धक्का लगा है, तो हैंडल रहते वहां पे पकड़ा हुआ होगा तो भी हम थोड़ा इधर जाते, थोड़ा सा पुश अवे फ्रॉम द सेंटर। जिधर टर्न ले रहे हैं उसके अपोज में पुश हो रहे, ध्यान दो, ये टर्न हो रहा और वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरा एग्जांपल देखो, एक ग्रामोफोन डिस्क है, समझो ग्रामोफोन डिस्क, ग्रामोफोन ऐसे रहते थे ना पुराने, देखा होगा बेबी शायद। ये ग्रामोफोन डिस्क है, इसमें मैं एक कॉइन रख दूं और इस ग्रामोफोन डिस्क को चला दूं, अगर कॉइन का फ्रिक्शन ग्रामोफोन डिस्क के साथ बराबर नहीं है तो ये कॉइन धीरे धीरे दूर जाएगा, क्योंकि डिस्क तो गोल घूम रही है ऐसे, बट ये कॉइन अपना टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू करेगा। तो ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करेगा और कॉइन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कॉइन विल फॉल ऑफ। ये भी किसकी वजह से हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप कभी ऐसे मेले में गए होंगे, आप लोगों ने ऐसे चेन वाला झूला देखा होगा, ये बीच वाला सेंटर है, ये चेन है, चेन वाला या रोप भी हो सकती, चेन है फिलहाल, और यहाँ पे सीट लगाई गई रहती जिसमें हम बैठने वाले हैं। तो अभी तो देखो ये स्ट्रेट है, ठीक है, आप इसमें बैठ गए, मेरी गो राउंड जैसा, मेरी गो राउंड में पर कैसा रहता है, जो घोड़े वगैरह लगे रहते या कोई दूसरे जानवर लगे रहते, उसमें मेटल का रॉड यूज करते, तो मेटल का रॉड मूव नहीं होता ज्यादा, इसलिए हम ये चेन वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे भी झूले रहते, आप लोग कभी बैठे होंगे मे बी, इसमें आप बैठ जाओ, ठीक है, इसमें आप बैठ जाओ, ये अपन बैठ गए। अब जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो या ये जो हमारा लॉजिक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग हो जाए, यानी यहां की जगह वो यहां आ गया, थोड़ा सा सेंटर से, पहले यहां था अब थोड़ा सा सेंटर से दूर चला गया। इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो यहां पे जैसे आपने बोला था पहले भी रियल फोर्सेस और सूडो फोर्सेस में, तो यहां हमको जर्क लगता बैकवर्ड, यहां हमको जर्क लगता फॉरवर्ड, यहां हम हो रहे पुश अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पे और यहां पे ये सब जो हो रहा, ये हो रहा, इसके पहले समझाया, याद रखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहां वेलोसिटी एकदम से क्या हो रही, इंक्रीज, यहां वेलोसिटी एकदम से क्या हो रही थी, डिक्रीज, यहां क्या चेंज हो रहा, डायरेक्शन, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कौन सी फ्रेम है, हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ये सब, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहां कोई रियल फोर्स नहीं है। याद रखना, किसी ने हमको पीछे धक्का मारा नहीं, किसी ने हमको आगे धक्का मारा नहीं, कोई हमको पुश कर रहा है फ्रॉम द सेंटर नहीं, ये हो रहा इनर्शिया की वजह से। यहां पे जो बॉडी रेस्ट में, उसमें रेस्ट पे रहने की कोशिश किया, जो बॉडी मोशन में है उसने मोशन पे रहने की कोशिश किया, और यहाँ पे जो बॉडी सर्कुलर मोशन में उसने अपना टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश किया, तो इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, धक्का मिला अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सब हो रहा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे, ये जो हमको फोर्स मिल रहा अवे फ्रॉम द सेंटर, उसी को बोलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इन तीनों केस में जो फोर्स है उसको हमने क्या नाम दिया था, सूडो फोर्स।
अगर न्यूटन्स लॉ लगाने हैं तो एक इमेजिनरी फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, उसको नाम दिया था सूडो फोर्स। और इस केस में जो हमें फोर्स मिल रहा अवे फ्रॉम द सेंटर, जो हमको सेंटर से दूर धक्का मारना, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स। तो अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे चलेंगे, ये लॉजिक देखो। उसके कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो उसमें इसके ही एग्जांपल आएंगे समझो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाले, ठीक है। देख लो ये समझो। अब हम आगे चल रहे हैं। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती तो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज पुशिंग दैट बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बेस्ट एग्जांपल है कि मेरी को राउंड में आप फील कर सकते हैं, अजीब सी फीलिंग होती क्योंकि हमारे बॉडी पे फोर्स चेंज हो रहा, इसीलिए जब घूमते तो हमारे बॉडी में एक अजीब सा एक फीलिंग आती। जैसे लिफ्ट में मैंने बताया था कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो हमें एक अजीब सी फीलिंग आती क्योंकि हमारे बॉडी पे फोर्स चेंज होता। उसी तरह जब आप मेरी गो राउंड में बैठेंगे, किसी को उल्टी आ जाती है, किसी को चक्कर आते हैं, वो फोर्स उसी की वजह से। तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसी फोर्स को, यानी ये सर्कुलर मोशन में जो हमारे बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा, जो हमारे को अवे फ्रॉम द सेंटर पुश कर रहा, कोई फोर्स नहीं है, बॉडी ने अपना खाली टेंजेंशियल मोशन कंटिन्यू किया है। जो लोअर पार्ट था वो आगे इधर चला गया और हम वही टेंजेंशियल जा रहे हैं, तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। लोअर पार्ट इधर चला गया तो डेफिनेटली हमको एक पुश मिला है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए हम सूडो फोर्स लेंगे। दैट सूडो फोर्स इज कॉल्ड, यहाँ पे उसको नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, देखेंगे। ये देख लो पहले एक बार, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में एक बार बता दूंगा, तो ये हटा देगा, ये ध्यान रखो। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे चलते हैं। तो अब देखो, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आ गए हम लोग। हमने अभी देखा है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही तो इट इज एक्टेड बाय एन फोर्स व्हिच इज सूडो फोर्स, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो याद रखो, पहले लिख लेते कौन सी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, या हम बोलेंगे एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, फिर भी हम उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो 0 नहीं है, ध्यान रखना। सो फिर से देखो, when a body is performing uniform circular motion in non-inertial frame, non-inertial frame है, accelerated frame है, we experience a force, there is a force बोलो या फिर, which is directed away from the center, acting on the body, directed away from the center, that force is called centrifugal force। और ये सूडो फोर्स है, वहां ऐसा कोई फोर्स नहीं है, कोई हमारे को धक्का मार के दूर नहीं भेज रहा, सिर्फ हुआ यह है कि जो कार थी उसने तो टर्न ले लिया, बट हमारा जो हेड है इट विल ट्राई टू कंटिन्यू, जो कार के कांटेक्ट में नहीं है वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करेगा। तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाने हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो हमको एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पे उस सूडो फोर्स को नाम दे दिया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये है हमारा सर्कुलर मोशन, यहाँ पे है वो बॉडी, सो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFF। नहीं लिखना है, समझ में आया? तो फिर से देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, then the body is acted upon by a force which is directed away from the center along the radius, here but directed away from the center, that force is called centrifugal force, ठीक है। इसके इक्वेशन वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स बता दो, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हटा डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लो, और एक दो एग्जांपल जो मैं बताऊंगा ना आप लोगों ने घर पे भी ट्राई करके देखना है, ठीक है। देखो फिर से
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्यों वो समझा ही दिया है। When a body is performing uniform circular motion in non-inertial frame or accelerated frame of reference, then the body is acted upon by a force which is directed away from the center along the radius. That force is called centrifugal force. It is a pseudo force. न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए इमेजिनरी फोर्स कंसीडर किया है हमने, बट ये हो किसकी वजह से रहा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। याद रखो, कुछ एग्जांपल बताता देखो, ये मिटा देते हैं, घर पे ट्राई करनी है। अब देखो, छोटी सी अगर प्लास्टिक की बकेट होगी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो स्टील की बकेट आती है ऐसी, छोटी लेना, बड़ी नहीं तो ये बाल्टी ले लेंगे, छोटी सी इसी बकेट देखना मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। उसमें हम लेंगे पानी, इसको थोड़ा नीचे, ये हमारी बकेट, छोटी सी बकेट लेना और घर के बाहर कोशिश करना हो सके तो। ये बकेट है हमारी, ये उसका हैंडल है, ये उसका हैंडल है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये ऐसे, ये है वाटर, ठीक है ना। इसको हम धागा बांध देंगे, लंबा धागा बांधना, अभी मैं बोर्ड पे इतना लंबा बता नहीं सकता, ठीक है। यानी मैं अगर खड़ा हूं तो ये मेरे हाथ में धागा है, तो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए वो बकेट, ठीक है। पहले उसको ऑसिलेट कराओ, बकेट में पानी है, उसको ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेट कराओ, ऑसिलेट कराते कराते एकदम से उसको जोर से सर्कल में ला दो। अब पूरी बकेट ऐसे गोल घूमनी चाहिए, ठीक है। तो बकेट गोल घूम रही, मतलब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बकेट, यहां पे एक बार ये हेडिंग भी हटा, तो हम ये हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं कि ध्यान रखना सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये है हमारी बकेट, हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कल कंप्लीट हो रहा, और ये है वो वाटर, ये हमारी थ्रेड, ये हम है यहाँ पे सेंटर में घुमा रहे हैं उसको गोल, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में भी पानी नीचे नहीं गिरेगा, यानी हम सर्कल अगर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर ले तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा बकेट में से, बिकॉज पानी पे एक फोर्स पुश करके रखना उसको अवे फ्रॉम द सेंटर, और कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पानी अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा, पर बकेट गोल घूम रही, तो पानी इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स, इसीलिए वो पानी नहीं गिरेगा। डेफिनेटली ट्राई करके देखना, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हूं, सपोज ये ऐसे, तो यह ग्राउंड को टच नहीं होनी चाहिए बकेट, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, यानी लंबा लेना थोड़ा सा धागा। मैं अगर खड़ा हूं तो मैंने यहाँ बांध लिया, ये मेरे हाथ में है धागा, और यहाँ नीचे धागे से बकेट बांधी हुई है, फिर उसको धीरे धीरे ऑसिलेट कराओ पहले, तो वो बकेट ऑसिलेट होंगी, ये बकेट को हमको ऑसिलेट कराना है, ठीक है। फिर ऑसिलेट कराते कराते जोर से झटका देके उसको गोल घुमा लेना, तो वो बकेट अब गोल घूमने वाली है, ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए, इतना प्रिकॉशन लेना खाली। अब बकेट गोल घूम रही, बकेट गोल घूम रही, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो बकेट उल्टी है, उसमें से पानी नीचे गिर जाना चाहिए। हाँ, फिर से एक बार बता रहा कि अगर आपने ऑसिलेट कराया और जर्क दिया, बकेट यहां तक ही गई और नीचे आ गई, उसने सर्कल कंप्लीट नहीं किया, सर्कुलर मोशन नहीं है, तो बॉडी इज नॉट पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, बाल्टी नीचे गिरेगी, साथ में पानी भी नीचे गिर जाएगा। सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, रोकना कैसे? अब सर्कल कंप्लीट हो गया तो जैसे ही बकेट यहां तक पहुंचे तो उसको थोड़ा सा स्लो करके अपना ऑसिलेशन चालू रखो, और फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन बंद कर दो, एक ड्रॉप भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेक्स्ट बुक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप घर पे डेफिनेटली ट्राई करना। अगर किसी का बन जाए तो एक आधा वीडियो बनाना और भेजना, तो अपन ग्रुप में डाल देंगे, छोटा सा 2-3-4 मिनट का, कि हम बाल्टी में पानी दिखाओ, रस्सी दिखाओ और उसको ऑसिलेट करके गोल घुमा दो और फिर रोकते हुए दिखा दो, तो हुआ तो बच्चों को एग्जाम्पल पता चल जाएगा। तो ये आपने डेफिनेटली घर पे करके देखना है, अगर किसी का सक्सेस हो जाए तो छोटा सा वीडियो भेजना, तो ग्रुप में डाल देंगे ये वाला। अगर किसको लग रहा होगा नहीं यार पानी से प्रॉब्लम होगी, पानी गिर गया, तो आप पानी की जगह इसमें एक बॉल इंसर्ट कर दो, चलेगा, वो भी चलेगा। इसमें हमने बॉल डाल दिया, चलो ये बॉल डाल दिया, तो भी हाईएस्ट पॉइंट पे भी वो बॉल नीचे गिरने वाली नहीं है,
बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये है सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, तो फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो बॉडी को पुश करके रखेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में और नोट्स में इसके एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए हमने नोट्स में नहीं डाले। फिर भी जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो मैं आप लोगों को एक फोटो भेज दूंगा, आप लोगों ने वो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख लेना है रजिस्टर, ठीक है, हेडिंग डालना सर रोटेशनल डायनामिक्स और उसमें लिख लो। तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली करके देखना है, कुछ नहीं होगा, बाहर कर लो, आंगन में कर लो, पानी गिरने वाला नहीं है, पानी गिरेगा नहीं, आप लोग ये करके देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा एग्जांपल देखो, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो सबने ही देखा होगा, पर हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में एक बार देखेंगे। ऑटोमेटिक मशीन में भी रहता, पर सेमी ऑटोमेटिक बता रहा, ध्यान दो। ये हमारा एक कंटेनर है एक साइड का, जिसमें रॉड है, ये गोल घूमेगा, कपड़े धुल जाएंगे इसमें। फिर हम क्या करते हैं, वो कपड़े बाजू वाले कंटेनर में डालते हैं इसमें और उसको पैक कर देते हैं। ड्रायर बोलते हैं इसको, ड्रायर, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, इसलिए मैं अलग से बता रहा। जो ऑटोमेटिक मशीन रहते हैं उसी में कपड़े धुलते हैं, उसी में ड्राई हो जाते हैं, तो समझनी मुश्किल होगी। पर सेमी ऑटोमेटिक में अगर देखेंगे तो ड्रायर अलग से बाजू में रहता है, यानी दो कंपार्टमेंट रहते हैं, एक में कपड़े धो लो और बाजू में कपड़े डालो और उनको सुखा लो। वो सूखते कैसे कपड़े, मैं बचपन में क्या सोचता था, मतलब जब 8-9 में था, कि इस कंटेनर में गर्म हवा निकलती होंगी और वो गर्म हवा कपड़ों को सुखा देती होंगी। मे भी आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, या हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ये सोचते होंगे कि उसमें से गर्म हवा निकलती तो कपड़े सूख जाते। तो पुराने लोग बोलते भी थे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने चाहिए, कपड़े खराब हो जाते गर्मी की वजह से। तो हमको भी वही लगता था भाई हाँ गर्म हवा आती होंगी तो वो कपड़ों को सुखा देती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। पता था क्या हो रहा है, ये ड्रायर में क्या हो रहा है, तो हम बाजू में देखते हैं। तो ड्रायर में एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक में भी दिख जाएंगे, पर हम सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो उसमें भी दिखेंगे, दोनों में रहता। तो ये कंटेनर जो हमने बनाया है, देखो ये, उसको ध्यान से देखना वॉशिंग मशीन में, तो उसमें छोटे छोटे छेद है, ऐसे होल्स है, छोटे छोटे, ध्यान से देखना, छोटे छोटे होल्स है, ठीक है। हम इसमें कपड़े डालेंगे, उस पे ढक्कन भी रहता है, उसमें छोटा सा राउंड, उसको पैक कर दो और उसको स्पिन करो। वो स्पिन होता, ध्यान रखना, गर्म हवा से कपड़े नहीं सूखते, यहाँ पे वो स्पिन हो रहा। तो यहाँ पे हमने पैक कर दिया, अब इसके अंदर कपड़े हैं और ये एक्सिस है जिसके राउंड वो गोल घूमेगा। तो अब वो कपड़े टाइटली पैक है उसमें ड्रायर में और वो जोर से गोल घूमता। जब आप ड्रायर शुरू करते या घर पे देखना, जब कोई कपड़े धो रहा होगा, ड्राई हो रहे होंगे कपड़े, तो देखना मशीन वाइब्रेट करती। तो हो क्या रहा, वो कंटेनर जोर से गोल घूम रहा। अब कपड़े तो उस छेद से बाहर नहीं आ सकते, कपड़े टाइटली पैक है उसमें, तो कपड़ों के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, पानी के ड्रॉप्स, दिस लिक्विड ड्रॉप्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो छोटे छोटे होल्स जो साइड में है और नीचे है, उन छोटे छोटे होल्स में से पानी बाहर निकल जाता है। आप लोग देखो कि वॉशिंग मशीन में यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा रहता है, तो वो पाइप में से पानी निकलते दिखेगा जब ये स्पिन होना शुरू हो जाएगा। तो यही है वो लॉजिक। गर्म हवा से कपड़े नहीं सूखते, वहां किसकी वजह से कपड़े सूख रहे, वहां किसकी वजह से कपड़े सूख रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो कपड़े सूख रहे। होता क्या, फिर से समझना, हमने कंटेनर ध्यान से देखना, अगर आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है तो आप उसको खोल के देख लो, ढक्कन, वॉशिंग मशीन नहीं खोलना है, ढक्कन खोल के देखना है खाली, कि उसमें जो कंटेनर है जिसमें ड्राई कर रहे हैं हम लोग कपड़े, तो उसमें छोटे छोटे छेद से ऐसे। तो सेमी ऑटोमेटिक है तो डेफिनेटली बाजू वाला कंटेनर खोलना, ड्रायर जो रहता है, ये वॉशर है, ये ड्रायर है, अलग अलग रहते दोनों। तो सेमी ऑटोमेटिक में ये ड्रायर है, जो कपड़े यहाँ धुल चुके हैं उनको हम इस ड्रायर में डालेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसमें छोटे छोटे छेद है। जब आप उस ड्रायर को ऑन करेंगे तो वो सिलेंडर जोर से गोल घूमेगा, स्पीड से, देखना मशीन वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। तो वो सिलेंडर जब गोल घूम रहा, तो कपड़े तो उसमें टाइटली पैक्ड है, बट ड्रॉप मूव हो सकते हैं, तो वो ड्रॉप पुश होते अवे फ्रॉम द सेंटर, तो पानी उसमें से निकल जाता कपड़ों में से, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। या आप लोगों ने देखा होगा कि घर वाले कपड़े सुखाते समय उसको पहले झटका मारते, तो झटका मारने से क्या होता, जब कपड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप भी ऊपर जा रहा है। जब हम उसको फिर नीचे खींचते तो कपड़ा नीचे आ गया, पर ड्रॉप अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करते, इनर्शिया, जर्क लगता उनको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो
तो जब झटका मारते हम लोग तो देखना पानी के ड्रॉपलेट उठते। क्यों उठते? क्योंकि कपड़े ने तो अपनी डायरेक्शन बदल लिया, पर ड्रॉप अपनी मोशन स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करेंगे, तो वो कपड़ों में से ड्रॉप सेपरेट हो जाते। वही हम यहाँ झटका मारने की जगह ड्रायर में गोल घुमा रहे, और ये इतनी स्पीड से गोल घूमता कि ड्रॉप जो है लिक्विड ड्रॉप वो कपड़ों में से निकल के दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और कपड़े सेमी ड्राई हो जाते, पूरी तरह नहीं सूखते, थोड़ा बहुत गीले रहते, फिर उनको 5-10 मिनट धूप में सुखा दो, हो जाता। ये बात ड्रायर। तो ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन में इसका ही एप्लीकेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल बताया, ये करके देखना। ड्रायर का भी आपने देखना, आपको उसमें छोटे छोटे होल्स दिखेंगे, तो वो होल्स क्यों है? ताकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट पुश हुए अवे फ्रॉम द सेंटर, वो होल्स में से जो वाटर में है, वॉल में है, उसमें से वो बाहर निकल जाए। तो कपड़ों में से पानी निकल गया, मतलब थोड़े सूख गए। दूसरा एग्जांपल बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेंट्रीफ्यूज मशीन। लैब वालों के पास रहती सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो क्या यूज में आती देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, राउंड बना दे, और इसमें हमारा ब्लड सैंपल है, तो रेड कलर का है। तो हमारा ब्लड रेड क्यों दिख रहा? बिकॉज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। उसकी वजह से, वो आप लोगों को पता होगा, दो रहते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ठीक है। तो अपने ब्लड में वाटर भी है और आरबीसी है, उन आरबीसी की वजह से ये ब्लड हमारे को कैसे दिख रहा? रेड, ठीक है। अब वो ब्लड सैंपल हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अगर आप कभी लैब में गए होंगे तो देखो, उनके पास एक मटके जैसी अरेंजमेंट रहती है। वो टेस्ट ट्यूब मटके में रखते, उसको बंद करते और उसको घुमाना शुरू करते, तो टेस्ट ट्यूब उसमें घूमते। मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने, तो मटके जैसे एक अरेंजमेंट रहता, उसमें वो टेस्ट ट्यूब डालते, उसको ढक्कन बंद कर देते और घुमाते। तो टेस्ट ट्यूब घुमाने से क्या होगा देखना। तो हम यहाँ ऐसे अरेंजमेंट लेते, पुराना ऐसा ही था, ये टेस्ट ट्यूब एक इधर और एक टेस्ट ट्यूब इधर। बेटा पहले तो ये टेस्ट ट्यूब ऐसे नहीं, पहले ये टेस्ट ट्यूब ऐसे नहीं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, आजकल तो मशीन्स आ गए, वो मटके जैसे मैंने बताया, उसमें वो टेस्ट ट्यूब रखते, ढक्कन लगाते, बटन ऑन करते, टेस्ट ट्यूब गोल घूमना शुरू हो जाते। बट पहले ऐसा था कि टेस्ट ट्यूब यहाँ रख देते थे, ऐसे लटका देते थे, और यहाँ एक हैंडल रहता था, उसको गोल घुमाते थे, जिससे वो टेस्ट ट्यूब गोल घूमेंगे। गोल घूमेंगे तो टेस्ट ट्यूब पहले पुश होंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में है हमारा ब्लड सैंपल, ये रहा, तो इसमें है आरबीसी। क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स यानी पार्टिकल्स। तो डेफिनेटली ये जो पार्टिकल्स है, दे आर मोर डेंस देन द लिक्विड, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, पर वो मिक्स हो चुके हैं इसीलिए पूरे लिक्विड में है, बट उनकी डेंसिटी डेफिनेटली थोड़ी लिक्विड से ज्यादा है। तो जब हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। आपको लैब, फिर से बोल रहा, अगर कभी आप किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या ऐसी लैब में गए होंगे टेस्टिंग के लिए, तो देखना एक मटके जैसा अरेंजमेंट, या मूवीज में भी बताते हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब रखो, उसको बंद करो और उसको ऑन करो, तो गोल घूमता, फिर टेस्ट ट्यूब निकाल के टेस्ट करते। तो यहाँ पे वही हो रहा, ध्यान देना। तो जब ये गोल घूमना शुरू करेंगे, तो जो पार्टिकल्स है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, दे आर मोर डेंस, इनकी डेंसिटी पार्टिकल्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट लिक्विड वाटर, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप इसको जोर से घुमाएंगे और थोड़ी देर घुमाने के बाद आप उसको बाहर निकालेंगे, तो आपने पहले डाला ऐसा था, पर आपको बाद में निकालने के बाद ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी टेस्ट ट्यूब में। ये हमारा पानी बचा और आरबीसीज नीचे जमा हो जाएंगे, ऐसे प्लेटलेट्स नीचे जमा हो गए। तो जैसे ही ये गोल घूमना शुरू करेगा, जो पार्टिकल्स है दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आरबीसीज को अगर आपको ब्लड से सेपरेट करना है, तो हम इसी फोर्स का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये पार्टिकल्स है, डेफिनेटली उनकी डेंसिटी, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज होता है कि अगर पानी में कोई पार्टिकल मिक्स है और उन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, छानने से वो सेपरेट नहीं हो रहे, छोटे हैं, तो उनको भी सेंट्रीफ्यूज मशीन में गोल घुमाते हैं, तो पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो पुश होंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, तो लिक्विड से सेपरेट होके कोने में यहाँ जमा होते हैं। ये
वो पार्टिकल्स यहाँ जमा हो गए सारे के सारे, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये अलग जो लिक्विड था वाटर नहीं रहता एग्जैक्टली, नहीं तो पी लेंगे, ऐसा नहीं रहता, उसमें कुछ और भी कंपोनेंट रहेंगे, पर मैक्सिमम ब्लड में भी वाटर ही है। और ये हमारे आरबीसी सेपरेट हो गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये एक और एप्लीकेशन है उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। एक ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, सिंपल लिखना है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें है सेंट्रीफ्यूज मशीन में टू सेपरेट आरबीसीज फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से आरबीसीज अगर आपको सेपरेट करने हैं, या फैक्ट्रीज में कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल लिक्विड में मिक्स है, हमको पार्टिकल सेपरेट करने हैं, तो भी सेंट्रीफ्यूज मशीन से वो पार्टिकल्स हम सेपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, पार्टिकल्स विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और पार्टिकल अलग जमा हो जाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब जब डाला था तो ऐसी अरेंजमेंट थी, टेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो आपको ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी, आरबीसी सारे बॉटम में और ऊपर ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा लिक्विड मिलेगा, जबकि यहाँ पूरा रेड कलर का लिक्विड था। तो ये दो एग्जांपल और हुए, देख लो, ये नोट डाउन मत करना, मैं फोटो भेज ही दूंगा, देख लो एक बार, और एक एग्जांपल बताता। तो यहाँ याद रखना, ये जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा, डेंसिटी के हिसाब से। वो समझाने के लिए एग्जांपल बताया था, वो देखो, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लो एग्जांपल जो बता रहा। सर्कुलर मोशन शायद हम लोग कॉम्पिटिटिव में एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूले नहीं रहेंगे हमारे पास लिखने के लिए, तो हम सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। समझो एक रॉड है, मेलों में मिलते थे पहले ऐसे रॉड, जिसमें पूरा लिक्विड भरा है, वाटर भर लेंगे, रॉड है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, और इसमें एक छोटा सा एयर बबल भी है। यहाँ पे पानी है पूरा, पर ये छोटा सा एयर बबल है। और अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को रोटेट करेंगे। तो एयर बबल अभी बीच में है, ये पॉइंट अगर मैं बोलूं ए और ये पॉइंट बोलूं बी, तो बताओ कि एयर बबल कहां जाएगा, कॉर्नर पे चला जाएगा पुश अवे फ्रॉम द सेंटर, या सेंटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जब मेलों में जाते थे तो ऐसे रॉड मिलते थे मेलों में, अब तो ठीक है मेले ही बंद हो गए, जिसमें चमकी का पानी भरा हुआ रहता, फिर वो बस बच्चे उससे खेलते रहते, जैसे ऊपर करो नीचे करो, चमकी नीचे जाएंगी, चमकी ऊपर जाएंगे, एयर बबल ऊपर जाएंगे, एयर बबल नीचे जाएंगे। अब तो आप लोगों के पास मोबाइल है, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम मेलों में जाके ऐसे ही रॉड ले लिया करते थे, बस वो चमकी इधर उधर करने में ही हमारा टाइम पास हो जाता था। ठीक है, तो अब इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो सेपरेशन होता वो डेंसिटी की वजह से होता। फिर से वैसा ही रॉड है, वही उसमें वाटर भर देंगे हम लोग फिर से इस एक्सिस के राउंड, बाद में हम उसको रोटेट भी करेंगे, और इसमें हमने डाल दिया एक मर्क्यूरी ड्रॉप। मर्क्यूरी की डेंसिटी डेफिनेटली वाटर से ज्यादा है, तो ये है मर्क्यूरी Hg, और ये है हमारा H2O। अब आपने केमिस्ट्री आ गई, क्या करेंगे, इतना तो आता ही अपनी केमिस्ट्री, H2O, और ये है एयर का बबल। दोनों भी केस में कौन किधर जाएगा ये आप लोग सोचो। ठीक है, तो पहले हमने एक ग्लास रॉड लिया जिसमें पानी भरा है, और उसमें एक छोटा सा एयर बबल है, पानी की जगह खाली रह गई जितनी एयर बबल है, और एक रॉड लिया जिसमें पूरा पानी से भरा हुआ है और एक मर्क्यूरी ड्रॉप है। दोनों केस में अभी फिलहाल वो सेंटर में है। अब हम उसको रोटेट करना शुरू करेंगे, तो आपको ये बताना है कि ये मर्क्यूरी ड्रॉप ए की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, या बी की तरफ जाएगा रोटेट करने के बाद। और यहाँ पे बताना है कि ये एयर ड्रॉप ए की तरफ आएगा या बी की तरफ। और फिर से मैं बोल रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो सेपरेशन देखा हमने आरबीसीज का, वो होता है डेंसिटी की वजह से। जो ज्यादा डेंस है इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो कम डेंस है वो सेंटर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, तो अब डेफिनेटली एयर की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, पानी पुश होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहां अभी तो स्टेशनरी था, तो एयर बबल यहां था, जब घुमाएंगे तो पानी पुश होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये जगह पे पानी आ जाएगा, तो एयर बबल कहां जाएगा, यहाँ पे सेंटर। तो याद रखना, ये वाली केस में जो एयर बबल यहां था, जब इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो पानी दूर जाएगा, उसने ये जगह भर दी, मतलब यहाँ जगह खाली हो गई, एयर बबल यहाँ आ जाएगा सेंटर में, तो एयर बबल ए की तरफ। अब सेकेंड केस में देखो, फिर से बोल रहा,
सेपरेशन जो होता वो डेंसिटी की वजह से हो रहा, जो ज्यादा डेंस है वो ज्यादा अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे। हाँ, तो अब ये देखो, अब ये मर्क्यूरी है, डेफिनेटली उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। जब हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये जो मर्क्यूरी है वो यहां आ जाएगा कॉर्नर में, इट विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां वाटर जो था यहां का वो पुश हुआ अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वाटर इधर गया तो ये जगह भर गई, तो यहां की वाटर की जगह खाली हो गई, तो एयर बबल यहां आ गया। जबकि यहां मर्क्यूरी पुश होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मर्क्यूरी किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। तो याद रखना ये एग्जांपल ऐसा है ऐसा है, तो हमको पहचानते आना चाहिए कि कौन किधर मूव होगा। एयर बबल था वाटर में, तो डेफिनेटली एयर बबल की डेंसिटी कम है, वाटर इधर आएगा, तो ये जो खाली जगह है यहां से वाटर उधर गया तो यहां जगह खाली होगी, एयर बबल यहां आ गया मतलब। और यहां मर्क्यूरी है, जगह खाली नहीं है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो यहां आ गया, और यहां जो वाटर था वो थोड़ा इधर। ठीक है, तो ऐसे वो सेपरेशन होगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में या सेंट्रीफ्यूज मशीन में जैसे हमने देखा कि ये पार्टिकल है, सब मर्क्यूरी नहीं छोड़ के पार्टिकल है, पार्टिकल पानी में मिक्स है, हमको वो पार्टिकल्स पानी से निकालने हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको डाल के पानी को गोल घुमाएंगे तो पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाएंगे, और हम फिर बाद में ऊपर से वो पानी अलग कर लो, बॉटम में जो पार्टिकल है वो अलग होगा, तो कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो कोलाइडल सोल्यूशन में से अगर पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से इंडस्ट्रीज में वो सेपरेट कर सकते हैं आप लोग। तो याद रखना डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन होगा। एक और एग्जांपल बता दूं, वो भी याद रखना। बटर, अगर आप लोग घर पे घी बनाते होंगे, मक्खन निकालते होंगे, तो कैसे करते हो उसको ध्यान दो। या जय श्री कृष्ण मतलब सीरियल देखे होंगे कृष्ण भगवान के, तो उसमें बताते थे। तो देखो ये एग्जांपल वापस ले फिर से देखो, अगर बटर में से कर्ड है, दही है, उसमें से आप लोग बटर सेपरेट करना चाहते, मक्खन और बटर मिल्क ताक सेपरेट करना चाहते, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही हम लोग यूज करते। तो मैंने बताया जैसे आप लोग अगर सीरियल देखे होंगे जय श्री कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान के, या कोई भी नया पुराना कोई भी सीरियल आप लोग देख लो कृष्ण भगवान का, तो उनके बचपन का अगर सीन बता रहे होंगे तो डेफिनेटली ऐसा मटका दिखाएंगे। उसमें दही है, उसमें ऐसा एक रॉड डाला रहता है जिसमें फैन शेप रहता, और बाहर ये रॉड पे ऐसा धागा रस्सी लगा देते हैं, और यहाँ तो हैंडल। तो जब वो हैंडल और रस्सी ऐसे आगे पीछे करेंगे तो एक बार ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज और एक बार ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो घोटना बोलते हैं उसको, दही को घोट रहे हैं हम लोग वहां, तो आगे पीछे मूव करके दही को मूव कर रहे हैं हम लोग। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है वो बता था यहाँ पे, फिर से बता रहा, याद रखना डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन होता, जो ज्यादा डेंस है जो हमें सेंटर से दूर मिलेगा, जो कम डेंस है उसके बाद मिलेगा हमारे को। तो याद रखना डेंसिटी के हिसाब से, अभी बताया एग्जांपल, डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन होगा, व्हिच इज मोर डेंस विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अब यहां देखो, अब आजकल हमारे पास एडवांस टूल है, तो हम हैंड ग्राइंडर भी आ गए, उसमें भी अरेंजमेंट वैसी रहती, ब्लेड्स रहते, सिर्फ हम उसको हाथ से घुमाने की जगह मशीन है, अब वहां पे इलेक्ट्रिक से घुमा रहे हैं, या फिर मिक्सर में भी आजकल यूज कर लेते हैं, मिक्सर में भी बना सकते हैं। ये मिक्सर का जार है, इसमें भी देखो नीचे ब्लेड रहता है, ऐसा अलग ब्लेड आता है, वो देख लेना उसमें। अब इसमें घुमा रहे हैं तो यहाँ मिक्सर में घुमा रहे हैं एक ही बार, ये ऑन ऑफ, तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है उस ब्लेड का, और यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है। अच्छा देखो, घर पे अगर आता होगा या आप लोग खुद बनाते होंगे आपके घर पे, तो देखना मक्खन जिसको बोल रहे हैं व्हाइट कलर का जो रहता है उसको मराठी में लोनी बोलते हैं, मक्खन या लोनी बोलो। और जो छाछ बचती, छाछ को मराठी में ताक बोलते हैं या बटर मिल्क बोल सकते हैं आप लोग। तो मैंने क्या किया, छाछ भर के ग्लास भर के छाछ ले लिया, यानी बटर मिल्क लिया या ताक ले लिया। अब जो व्हाइट लोनी है या व्हाइट वो मक्खन जो निकला है, वो अगर आप उसमें डाल के देखेंगे यहाँ पे, तो वो मक्खन नीचे सिंक नहीं होता, वो मक्खन उस ताक के ऊपर फ्लोट होता। थोड़ा सा मक्खन लो, जो घर पे अगर बनता हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो घर वालों को पूछना, या दुकान से लाते होंगे घी, घर पे बनाते होंगे तो होता, कोई कोई लोनी दुकान से खरीद के लाता व्हाइट वो मक्खन, और उसको गर्म करके पिघला के फिर घी बनाता। तो घर में बनता होगा तो आपको देखने को मिल ही जाएगा डेफिनेटली, ये आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, तो वो भी एक बार सर्च करके देखना। तो ये है बटर मिल्क हमारा, यानी ताक है। तो ताक
या छाछ लो और उस पे वो व्हाइट जो लोनी हमने सेपरेट किया है वो उस पे थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखो, वो नीचे सिंक नहीं होता, मतलब इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसमें भी फिलहाल दही है, दही को हम घुमा रहे जोर से। अब घुमाने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। मैं बोल रहा ताक के पार्टिकल ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू दिस मक्खन, यानी छाछ के पार्टिकल ज्यादा हैवी है, डेंसिटी हैवी बोलने से क्या बोलेंगे, डेंसिटी ज्यादा है, और इन लोनी के पार्टिकल की डेंसिटी कम है। तो जो ताक के पार्टिकल है दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर पे जो मक्खन के पार्टिकल है वो वहीं रह जाएंगे। रेड कलर से बना देते हैं, ये यहाँ पे ऐसा मक्खन वो रॉड पे अलग अलग जगह पे ऐसे सेंटर में लगा हुआ दिख जाएगा। फिर ये रॉड निकालो और मक्खन हाथ से सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे भी दही को हम गोल घुमा रहे, ताक और वो मक्खन मिक्स है उसमें, छाछ और मक्खन मिक्स है उसमें। अब हम उसको गोल घुमा रहे हैं तो उसमें ठंडा गर्म पानी भी डालते थोड़ा सा उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि अच्छे से मक्खन सेपरेट हो जाए। पर मेन काम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। जब वो ब्लेड सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो दही को पुश करेंगे, पहले तो पूरे दही को मिक्स करेंगे, फिर दही के पार्टिकल को पुश करेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर। जो ताक के पार्टिकल है वो ज्यादा दूर जाएंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो मक्खन है जिनकी डेंसिटी कम है, जैसे मैंने एयर का एग्जांपल रखा है सेंटर पे आ गया था, तो वैसे ही यहाँ मक्खन की डेंसिटी कम है तो वो सेंटर में जमा हो जाएगा। और अगर आप मिक्सर में कर रहे होंगे तो डेंसिटी कम है, ये ब्लेड नीचे है तो मक्खन ऊपर जमा हो जाता है। अगर आप घर में मिक्सर में बना रहे हो तो देखना ऊपर जमा होगा, फिर वो हाथ से ऊपर से मक्खन निकाल लेते हैं, नीचे ताक रहेंगे ऐसा। तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल का सेपरेशन हो रहा वो किसकी वजह से सेपरेशन हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेपरेशन जो हो रहा वो किसकी वजह से हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेपरेशन हो रहा। तो जो बटर मिल्क है या हम बोलेंगे ताक या छाछ है, उसके पार्टिकल ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू दैट मक्खन या लोनी, तो उस पर फ्लोट होता है। तो वही है, यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं कि जो पार्टिकल इसके हैं ताक के या बटर मिल्क के या छाछ के ज्यादा डेंस है, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मक्खन वहीं रह जाएगा, तो दोनों पार्टिकल्स प्रोटीन वहीं रहेगा और वो सेपरेट हो गए। यानी सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में किसका काम आया, डेंसिटी का। तो हम ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन में लिखना है तो कि फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम बटर मिल्क, सेपरेशन कर रहे हैं बटर का फ्रॉम बटर मिल्क, तो हम कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये भी लॉजिक है। तो ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में भी नहीं डाले, नोट्स में तो आएगा नहीं है, पर मैं इसका एक फोटो मतलब एप्लीकेशंस का एक फोटो खींच के भेज दूंगा, लिखना कैसे है तो आप रजिस्टर में लिख के रखना, कहीं तो काम आएंगे। तो याद रखना यहाँ सेपरेशन हो रहा है डेंसिटी के हिसाब से। तो मैंने एग्जांपल बताया ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, या आरबीसी सेपरेट करने हैं, या कोलाइडल सॉल्यूशन में से पार्टिकल सेपरेट करने हैं, या बटर सेपरेट करना है फ्रॉम बटर मिल्क, तो भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। अब इसका इक्वेशन देखिए, ये तो उसका कॉन्सेप्ट हो गया, फिर से डेफिनेशन याद रखना। When a body is performing uniform circular motion, कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बॉडी एक सूडो फोर्स एक्ट होगा, बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब देखो उसका इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान दो, ये देखो ये सेंटर, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो ये एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये है हमारा, हम लिखेंगे सी पी एफ, यानी फुल फॉर्म समझना सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक अभी जो बताया मैंने उसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये फोर्स को नाम दे रहे हैं हम सी एफ एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आप अगर मेरी गो राउंड में बैठेंगे तो आपको एक अजीब सा फोर्स, अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे लिफ्ट में हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो मैंने बताया एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्यों आती है, क्योंकि फोर्स चेंज हो जाता है हमारे बॉडी पे वेट। यहाँ पे भी अगर आप मेरी गो राउंड में बैठे होंगे तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, कोई लोगों को तो उल्टी आने लग जाती है या चक्कर आने लग जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ है, सी एफ एफ, ध्यान रखना ये दोनों, it is directed away from the center along the radius ही ना, देखो। और एक चीज याद रखना, दोनों में एक फर्क है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द कॉज,
कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा। अगर ये फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन भी नहीं है। जैसे ही बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगी उसमें कौन सा फोर्स एक्ट होने लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इफेक्ट। इसको हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये कॉज है सर्कुलर मोशन का, उसकी वजह से ये इफेक्ट है, यानी सर्कुलर मोशन जब शुरू होगा तब ये चालू होगा। अगर ये फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ये भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो फोर्स है ये रियल फोर्स है, ये जो फोर्स है ये सूडो फोर्स है। ठीक है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यहीं से इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान रखो, सी एफ एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन डाल रहे हैं, माइनस साइन डाल रहे हैं, ठीक है, ये माइनस साइन है, और लिखेंगे CPF सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर माइनस साइन ये बता रहा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, एक है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन लिखने हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बट माइनस साइन के साथ, mr ओमेगा स्क्वायर या mv ओमेगा या mv स्क्वायर अपॉन r, बट सब में माइनस साइन लेना मत भूलना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक बार ये देख लो फिर आगे चलते हैं, नोट करो। ठीक है नहीं, तो याद रखना, एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कुलर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये कॉज है, वो इफेक्ट है। किसी ने पूछा तो याद रहना चाहिए। तो ये याद रखना। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CFF यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ रियल फोर्सेस। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स जितने भी एग्जांपल बताए मैंने पहले ही बोला था, वो सब रियल फोर्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या टेंशन थ्रेड में या फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रियल फोर्स है। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया माइनस साइन, वैसे इसको इधर कर दो। तो CFF यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस summation of all the real forces is equals to 0. तो नेट रिजल्टेंट दोनों का 0। ये अब चाहे तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसलिए हम यहाँ CFF की जगह mr ओमेगा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ रियल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और याद रखना ये क्या होना चाहिए, माइनस, बट क्योंकि इसको mr ओमेगा स्क्वायर ही लिखा है तो इसे mr ओमेगा स्क्वायर ही लिखने में भी फिर है, बट यहाँ चाहिए माइनस, ये mr ओमेगा स्क्वायर प्लस, दोनों का आंसर 0। ये हटाई दो एक बार, तो ये याद, ठीक है, ये नोट डाउन करो। तो यहाँ हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, तो इसके बाद हम एक दिन की गैप रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो आप ये वीडियो लगे तो वापस से देख लेना। न्यूटन्स लॉ ध्यान रखना, ठीक है, फर्स्ट लॉ बता दिया और मैंने इनर्शिया बता दिया, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, तो वो हमने ले लिया। फिर सूडो फोर्स है, ध्यान रखना। न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जस्ट एक बार बता देता, थर्ड लॉ बताने की जरूरत ही नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सबको पता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन है dp अपॉन dt, तो जब भी आप फोर्स लगाएंगे क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। ये सिर्फ बता रहा, ध्यान रखना, सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है लीनियर मोमेंटम, यानी p इज इक्वल्स टू mv। मास तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या चेंज हो रहा है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो क्या चेंज हो रहा, लीनियर मोमेंटम। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाएंगे मोशन में लाने के लिए या रोकने के लिए या
फोर्स थोड़ा कम करना है या ज्यादा करना है, जैसे बॉलर ने बॉल डाला, मैंने प्लेट किया, तो मैंने उसकी स्पीड को कम कर दिया और मूव हो रहा हूं, अभी रुका नहीं है। या बॉल डाला और मैंने जोर से मारा, तो मैंने उस बॉलर ने जो बॉल डाला उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो जरूरी नहीं है रुकना ही है, यहां हम ये भी चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड भी, पर कुछ भी हो वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यानी क्या चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू m लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये dp है मतलब चेंज इन मोमेंटम है। ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम mu से डिनोट करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी m कॉमन, फाइनल माइनस इनिशियल, और अपॉन में है टाइम, तो उसको t लिख लेते एक बार। काइनेमेटिक इक्वेशन याद है, v माइनस u अपॉन t, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये है न्यूटन सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जब फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, मतलब क्या चेंज होगी, वेलोसिटी, मास नहीं वेलोसिटी चेंज होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्रेस फोर्स, यानी आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। उसको सिंपलीफाई करो, ये इक्वेशन मिल जाए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। गोल्फ, ठीक है, इनिशियल जो होल रहता जहां गोल्फ बॉल डालना है वो बहुत दूर रहता, तो फर्स्ट केस में वो फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे ताकि बॉल को वेलोसिटी ज्यादा मिले और वो बहुत दूर तक जाए। पर अब एकदम होल के नजदीक है तो उतने ही फोर्स से मारेंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा नजदीक है, धीरे से टच करेंगे, गोल्फ बॉल को उस होल में डाल देंगे। तो कम वेलोसिटी चेंज करना है, कम फोर्स लगाओ, ज्यादा वेलोसिटी चेंज करना है यानी ज्यादा लीनियर मोमेंटम चेंज करना है, ज्यादा फोर्स लगाओ। ये इक्वेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज हो रहा मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही इन शॉर्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्रेस्ड फोर्स, यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये मोमेंटम चेंज होगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर मिल गया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड लॉ बताइए अपने, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट एक बार शॉर्ट में समझा दिया। तो आज हमारा बेटा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था इसलिए हमने लिया है वो। तो आज हमारा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही हमारे काम का है। जो बीच में हमने फोर्स के बारे में बताया है, न्यूटन्स लॉ में बताया, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उसमें हमारे लिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने वो टॉपिक लिया है। तो आपने खाली दो चीजें पढ़ना है अभी नोट्स में से, रोटेशनल डायनामिक्स में से एक पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, तो वो देखेंगे। इक्वेशन है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे।